गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 9 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू कौन कौन से न्यूज़ जुड़े हुए हैं, प्रकाशित हुए, उसे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास के दौरान उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए ताकि इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। और आज आप लोग के लिए ऑफर न्यू ईयर प्लान आप लोग के लिए आ रहा है, जिसमें दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो प्राइस था 99,999, कुछ बच्चों ने बोला था सर ऑफर कुछ आएगा, तो आप यह न्यू ईयर तक 599 में परचेज कर सकते हैं। अब इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है, तो जितने लोग सुन रहे हैं जरूर इसे परचेज कर लीजिएगा। इससे संबंधित आपको क्या प्राप्त होगा, केवल 599 पेड करने के बाद आप पहले क्लासेस तो आपको फ्री अवेलेबल होगी यूट्यूब पर, दूसरा की पॉइंट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे युक्ति आईएएस के ऐप पर, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा युक्ति आईएएस, जहां पर की नोट्स अवेलेबल कराया जाता है। पहले का जो की नोट्स है अपडेट है, सभी लोग जाके देख सकते हैं, लगभग 200 से अधिक अपडेट है की नोट्स, तो आप उसे जाके परचेज करके देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक संडे को टेस्ट होता है इसका 11 साढ़े 11 के बीच में, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। इसका रिव्यू आप लोगों को दिया जाएगा मेरे के द्वारा, जो भी आप लिखते हो, क्या समझ में आ रही है, क्वेश्चन कैसे आप लोग सोल्व कर रहे हैं, यह चीज़ें आपको प्राप्त होंगी एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर। 1 साल वैलिडिटी के साथ ही यह रहेगी, तो आप लोग इसका लाभ जरूर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप लोग के लिए 70 बीपीएससी के लिए फुल टेस्ट आप लोग को अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसमें एनसीईआरटी का टेस्ट 17 होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा, आपको प्रीवियस ईयर 2 टेस्ट होगा, साथ ही साथ आपको फुल टेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा 15 टेस्ट। तो इसके प्लान 1 से 2 दिन में आप लोग को अवेलेबल करा दिए जाएंगे, कब कब होगा आप लोग को। साथ ही साथ एनसीईआरटी का पीडीएफ आपको इसको दिया जाएगा, जो भी बच्चे को हार्ड कॉपी है नहीं रहता है तो सॉफ्ट कॉपी से भी काम चला सके, तो उसके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। तो हम लगातार प्रयास है नए नए इनोवेशन के साथ चीज़ों को करने के लिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और अधिक से अधिक स्टूडेंटों तक हमारी बातों को पहुंचाइए। शेयर करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर हमारे लिंक को लगा कर शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ ग्रुप्स आपके होंगे वहां शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह यूपीएससी का जीएस पेपर 2 भ्रष्टाचार और संबद्ध संस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला होगा, जिसमें आपको यह देखना है कि लगातार प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो यहीं पर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी, देखिए, और यह इतना बड़ा मामला समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट हैंडल से इसे क्या किए हैं कि वहां पर एक्स पर पोस्ट किए हैं। इस चीज को समझिएगा कि नोट गिनते गिनते खराब हो गई मशीन, 300 करोड़ के पार हो गई रकम, और यह मामला राज्यसभा के सदस्य का है। तो सोच के देखिए, अगर लोकसभा के सांसद सदस्य होंगे, संसद सदस्य होंगे लोकसभा के, उनके पास कितने रुपये होंगे अगर इस प्रकार के कोई व्यक्ति विशेष भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है। देश 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 देखिए, देश में केवल बाहरी आक्रमणकर्ता से छीन भी नहीं होता, उसकी रीढ़ की हड्डियां कमजोर नहीं होती है। बाहर आक्रमणकर्ता या किसी प्रकार के आक्रांता से ही देश कमजोर नहीं होता। हमारे देश में इस प्रकार के लोगों के रहने से, उनके कार्य करने से, उनके द्वारा जुड़े हुए लोगों के प्रति वफादारी करने से भी देश कमजोर होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है। तनिक भी एहसास नहीं है इन सभी व्यक्तियों को कि देश की संपदा क्या है, देश के प्रति उनकी उत्तरदायित्व क्या है, देश के प्रति उनका दायित्व क्या है, और देश के लिए क्या हमें राष्ट्रीय हित इंपॉर्टेंट है। इनके बस बड़ी बड़ी बातें इनके द्वारा किया जाएगा, इन नेताओं के द्वारा। भ्रष्टाचार के मामले में इनके कई मामले आपको थे। कांग्रेस अब इस मामले में चुप है, क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको लगता है कि हमारे आपके सांसद है, मान ली मैं कांग्रेस भाजपा यह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देश की बात हो रही है ना, बीजेपी। अगर आपको लगता है आपके किसी पार्टी वर्कर के पास या पार्टी सदस्य के पास इस प्रकार के अकरुणता नीतियां अपनाई हुई है, जिसमें लोगों का रुपया है ना, लोगों का पूंजी अपने पास कब्जा रहे हुए, तो क्या करना है, आपको पार्टी स्तर पर भी आपको कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को टिकट न दे, ऐसे लोगों को अपने पार्टी से बाहर कीजिए। साथ ही साथ एक अब कब तक 75 साल होने वाले हैं
हम लोग 75 की इरा में पहुंच रहे हैं। कब तक हम इन चीज़ों से पीछे हटेंगे? जो 47 में था, जो 1947 में था, उसके बाद के 90 तक जो स्थितियां बनी, क्या वही स्थिति 2047 तक रहनी चाहिए? वही स्थिति 250 वर्ष तक हमारा, जब हम एक क्रम चलेंगे, वही सिस्टम होना चाहिए, वही मानसिकता होनी चाहिए। और लोग, जनता की भी स्थिति यहाँ पर देखिए बद से बदतर होती है। कुछ रुपये, चंद रुपये के लिए उन्हें वोट देते हैं, और उसका सोचते हैं कि हमें एक बेहतर लोकतंत्र, बेहतर शासन प्रशासन देंगे। तो ये बिल्कुल भी दरकिनार होने वाली। ऐसे नेताओं को आपको पहचानना होगा, ऐसे आपको प्रशासकों को पहचानना होगा जो आपके पूंजी की, गाढ़ी पूंजी को अपने हितों की पूर्ति करता है। अब देखिए, यह उड़ीसा जो के पूर्व आईटी कमिश्नर जो है शरद चंद्र दास ने कहा है कि उड़ीसा में आयकर विभाग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी नकदी की जब्ती है। जो आयकर विभाग के महानिदेशक अब संजय बहादुर भुवनेश्वर इनका क्या कर रहे हैं? संजय बहादुर इसका भुवनेश्वर से कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा में इसके बहुत से ठिकाने पर ये झारखंड के राज्य मंत्री है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम रखिएगा, धीरज प्रसाद शाह नाम इनका है। अच्छे से इनको बेखनाब कीजिए। और साथ में देखिएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी कुछ बातें इनके लिए कही हैं। कुछ चीज़ों को मैं नीचे दिखाता हूँ, आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होने वाली है, क्योंकि आप चीज़ों को समझिएगा कि हम बेहतर शासन प्रशासन की बात करते हैं, हम सतत विकास की बातें, लोगों की मानवाधिकार की बात करते हैं, पर हमारे राजनीतिक जो लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, अभी भी उन्हीं औपनिवेशिक नीति के संदर्भ में कार्य पद्धति को लूट, जनता की आय का लूट खसूट करना है, उनको अपने लिए कब्जे रखने, अपने आने वाले पुश्तों के लिए कुछ पैसों को रखना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए 300 करोड़ रुपए की बरामदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की पार्टी को तंग कसा। उन्होंने कहा कि इनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने वाले नेताओं की सच्चाई बताता है। इसके साथ यह भी साफ कर दिया कि जनता से लूटे गए पैसे का पूरा हिसाब लिया जाएगा। इसी में एक एक पाई लौटानी होगी। उनमें मोदी की गारंटी गई। चलिए, मोदी की गारंटी को छोड़िए आप, पर यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखिएगा। पूरा हिसाब लिया जाएगा, तो पूरा हिसाब लेने की जो संस्थाएं हैं वो और भी एक्टिव होंगी। तो आपको आने वाले प्रश्न के लिए, जो भी एग्जाम है इस बार, जो भी मेंस होगा, तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। मेंस में प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। पाई पाई लौटाना होगा जनता को, अर्थात जो भी पैसे लिए जाएंगे, रिकवरी किया जाएगा, उसे जनहित के लिए उपयोग किया जाएगा। तो संस्थाएं हैं, जैसे आपको ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार निरोधक जितनी संस्थाएं हैं वो आपको कवर करनी है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से आपको कवर करना है। लगातार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल किया जा चुका है सभी चीज़, तो एक बार जाकर रिव्यू कर लीजिएगा। चलिए, नीचे हम बात करेंगे यूपीएससी के जीएस पेपर 2 संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न के मामले में यह न्यूज आप लोगों को कवर करनी है, जिसमें अनैतिक आचरण के दोषी महुआ जो मोत्री है लोकसभा से निष्कासित कर दी गई है, ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। अब यहाँ मामला कुछ समझिएगा। तृणमूल कांग्रेस के तेज तरार सांसद थी जो महुआ मोत्री, जो इस पर मैं पीछे भी न्यूज अपडेट किया हूँ, आप लोगों को नोट्स भी दे दिया हूँ, क्लास भी 2-3 क्लासेज इस पर लेक्चर भी हो गया। ध्यान रखिएगा, इसमें सवाल है पूछने के आरोप में आचार संहिता की सिफारिश पर दोषी ठहरा करते हुए कल क्या किया गया, लोकसभा से उनको निष्कासित कर दिया गया। आचार संहिता आचार जो समिति थी, रिपोर्ट ने के आधार पर सदन द्वारा लगाए गए सरकार के प्रस्ताव को ध्वनि मत पारित करते हुए महुआ को क्या किया गया, लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब महुआ क्या थे, जो कारोबारी थी दर्शन हीरा नंदानी के से उपहार समेत अन्य सुविधाएं लेने के दोषी ठहराते हुए उनके आचरण को अनैतिक और गैर कानूनी बताया। मामला यह था, विपक्ष ने महुआ के निष्कासन का भारी विरोध करते हुए इसे भाजपा सरकार द्वारा बदले की कार्रवाई बताया है, और यह बोला है कि यह पक्षपात किया है। तो अब यहाँ पर समझिएगा दो आधार पर। पहला आधार ये समझना आपको है, पहला आधार यह समझना है आपको कि यह मामला केवल इतना मात्र है कि यह किसी व्यक्ति विशेष के बोलने के अधिकार को रोक देता है। यहाँ पर देखिए, लॉगिन पासवर्ड जो है, लॉगिन पासवर्ड महुआ जी के द्वारा व्यापारी को हरिनंदानी को दिया गया। केवल इसी आधार पर मैं बोलूंगा इनकी सदस्यता रद्द कर देने। आगे पीछे छोड़ दीजिए, क्या गिफ्ट लिए हैं, क्या उनसे लाभ हुआ, उनको वित्तीय लाभ हुआ है, या इस प्रकार से अन्य प्रकार का कोई भी लाभ हुआ है, वो सारे मामले साइड में रख दीजिए। केवल संसद के पासवर्ड को जो एक सांसद को दिया जाता है, उनका निजी संपत्ति होता है,
तो वो किसी व्यक्ति से अगर वो शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में वो जानकारी हासिल कर रहा है और मॉडरेट कर रहा है चीज़ों को, तो यही मामला अनैतिक व्यवहार हो जाता है। इसी आधार पर सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होनी चाहिए थे। देखिए, हमारे सिस्टम में यही 2-3 चीज़ें समझने का प्रयास कीजिएगा। गलतियाँ गलतियाँ जो हो जाती है ना, अगर उस पर पर्दा डाला जाता है ना, तो बड़े विनाश की ओर लेके जाता है सिस्टम को। सिस्टम कोलैप्स की नीति की ओर ले जाता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सरकार के बदली की कार्रवाई। अब ऐसे ही ईडी के मामले में बोला जा रहा था, लगता है ईडी छापा मारा सारे सांसदों या विधायकों या किसी भी नेताओं पर। तो ईडी को बोल दिया जाता है कि सरकार के पक्ष में कार्य कर रहा है, ईडी को कठपुतली बना के रखा हुआ। अभी देखिए इसका मामला 200-300 करोड़ रुपया की बरामदी हुई ना, अब ये कोई विपक्ष नहीं बोलेगा। इसी प्रकार से अगर आप पहले साक्ष्य को जान लीजिए, पहचानिए, उसके बाद चीज़ों को समझिए। मामला क्या है, कितना गिफ्ट ली, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि संसद का जो लॉगिन पासवर्ड है, आप उन्हें इनको दिया है, दर्शन हिरानंदानी को दिया आपने। यही मामला आपको आपके नैतिक व्यवहारिता से दूर कर देता है और यह राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। मान लीजिए इसी प्रकार से और कोई सांसद इन पर कार्रवाई न किया जाए और इसी प्रकार से सभी सांसद किसी किसी व्यक्ति से बड़े व्यापारी से या बड़े-बड़े फर्म से, जो निजी फर्म होते हैं, उससे प्रभावित हो जाए और अपने लॉगिन पासवर्ड देने लगे, तो उसके बाद चीज़ें कहाँ जाएँगी? सोच के देखिएगा। फिर संसदीय मर्यादा कहाँ जाएगी? लोकतंत्र का जो पिलर है संसद, वो उसकी मर्यादा कहाँ रहेगी? तो चीज़ों को समझिएगा। जनप्रतिनिधियों को दिया गया है कि जनता के हितों के संदर्भ में बातें करना। बेशक आप सवाल करते, अपने सवाल करते, आपके पार्टी का सवाल होता, जो अडानी से किया जाता, प्रधानमंत्री से किया जाता, जायज़ होता है। आपने अगर मान लीजिए दर्शन जो हीरानंदानी है, उनसे भी प्रभावित थी, मान लीजिए उनके विचारों से प्रभावित होती, उनके संदर्भ में प्रश्न भी पूछती, तो वो तो भी जायज़ समझा जाता। पर जब आपने लॉगिन पासवर्ड दे दिया, तो मेरे नज़र में यह सबसे अनैतिक व्यवहार हो जाता है किसी सांसद। हम और आप अपनी मोबाइल का पासवर्ड तो किसी के साथ शेयर नहीं करते, जिसे लगता है कि हाँ, शेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करते? रीज़न उसके पास हमारी निजी संपत्ति कुछ होगी ना, हमारा निजी स्टेटस है और हम इसी को और संविधान में हमें यह अधिकार भी दिया गया है, न्यायिक निर्णय में भी आया कि निजी जो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। इस चीज़ को समझिएगा। आप इसको समझ गए इस फॉर्मेट को, तो सारे मामले को साइड में रख दीजिएगा। उसके बाद जितना भी आप कर लीजिए कि मामला यह है, सही नहीं है, यह एक तरफी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि 2005 में जब तत्कालीन नेता सदन प्रवण मुखर्जी ने सदन के सामने प्रस्ताव रखा कि तत्कालीन अध्यक्ष दोषी पाए गए सदस्यों को नहीं बुलाने दिया था, अर्थात ये मामला था कि बोला गया कि यहाँ पर मौका नहीं दिया गया, महिला मंत्री को संसद में बोलने का, लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो हमारा आचरण यह है, पहले से संसदीय आचरण 2005 या उससे पहले भी, जो वादी होता है उसे संसद में बोला नहीं दिया जाता, उसके बदले में संसद प्रस्ताव जो भी बोलना है, आपको आचार संहिता बनिए, उसमें अपनी बातें रखिए, वहाँ प्रूव्ड अगर आप कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं, तो आचार संहिता ही जो रिकमेंड करेगी उसे यहाँ पर पारित किया जाता है। ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अनैतिक आचरण का दोषी पाया गया इनको, बस सिंपल सा याद रखिएगा। ये सब अशोभनीय व्यवहार था, अपनी अपनी बातें सभी ने दिया। सांसद ने अपने पोर्टल में यूजर आईडी और पासवर्ड अनधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा किया। न केवल यह सदन की अवमानना है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंताजनक का विषय है, जो मैंने बातें कही। आप ध्यान रखिएगा, मामला इसी को समझिएगा और ध्यान रखिएगा, इसे 17वीं लोकसभा से महुआ जी को समाप्त कर दिया। इससे पहले भी सांसदों का बहुत लंबा फेयर लिस्ट है अनैतिक व्यवहार करने का, जिसमें मैंने आप लोगों को की पॉइंट में अपडेट कर रखा है, तो जाके आप पहले के की नोट्स को देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। पीटी फैक्ट में आप देख लीजिए, सबसे अधिक लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की सूची में नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर है 76%। उसके बाद एंड्रोस मैनुअल लोपेज है मेक्सिको के, आपको 66%। एलन बेसेंट याद रखिए स्विट्जरलैंड के 58%। इसी तरह लिस्ट दिया हुआ, इसे पीटी फैक्ट के तौर पर देख लीजिएगा। अब एक पीटी फैक्ट और है, इसे भी आप लोग देखिएगा। आरबीआई ने यूपीआई के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाई है। किनकी सीमाएं? जो रैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जो ई मेंडेंस की सीमा है 15,000, उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। इसे याद रखिएगा। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? डिजिटल रूप में ऑटो डेबिट की सुविधा के लिए किया जाता है।
जिसमें क्रेडिट कार्ड और अन्य प्रकार के जो भी निर्धारित भुगतान के लिए लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। अभी ई मैंडेट्स के जरिए 15,000 रुपये का अधिक के भुगतान पर ओपीटी सत्यापित करना होता, पर अब नहीं होगा। अब 1 लाख रुपया तक निश्चित ऐसे ही भेज सकते जो जैसे क्या इसका सुविधा सिर्फ क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम और भुगतान और म्यूचुअल फंड व खरीदारी के लिए किया जा सकता है। तो 3 जगह भी छूट दी गई, जिसकी सीमा 15,000 से 1 लाख कर दी गई है। तो आप इसे पीटी फैक्ट के तौर पर देख लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, फरिश्ते योजना ठप होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से मांगा है जवाब। तो फरिश्ता यह था, फरिश्ता योजना यह था कि 2018 में दिल्ली सरकार ने जो दुर्घटना हो जाती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसको लेकर फरिश्ता योजना शुरू की गई थी, जो हाल में प्रशासनिक वित्तीय लेन देन के रूप में यह कहीं ना कहीं बाधित होती, उसी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने तलब किया है। तो अभी आने दीजिए, मामला क्या होता है, किस तरीके से आएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग शेयर कीजिए, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए बेहतर प्लान लेकर आया जा रहा है। हम जल्दी ही आपको इस चीज़ों से रूबरू और भी तरीके से होंगे। चलिए, अब है यह जो टॉपिक है वक्त कानून खत्म करने के लिए, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 1 और 2 में भी आपको काम देगा। ध्यान रखिएगा, सामाजिक उत्थान में कोई संघ बनाया जाता है, कोई संगठन में कैसे उसका उत्थान हो सकता है, इससे संबंधित वक्त कानून क्या है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। या सरकार की नीतियों से प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2। देखिए, वक्त कानून समाप्त करने संबंधी निजी बिल चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया गया है। तो बात है कि वक्त एक्ट जो 1995 है को समाप्त करने के लिए भाजपा ने राज्य सदस्य जो है हरनाथ सिंह यादव की ओर से कल क्या किया, निजी विधेयक पेश किया। निजी विधेयक वह होता है जो सरकार के जो मंत्री है उसके अलावा कोई व्यक्ति उसे प्रस्तुत करता है, वो पक्ष का भी हो सकता है, विपक्ष का हो, तो उसे निजी विधेयक कहते हैं। तो संसद पटल में अर्थात जो हरनाथ सिंह यादव हैं वो मंत्री नहीं होंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, मंत्री नहीं है तो सरकार के आदमी नहीं है, अर्थात निजी विधेयक इनके कहलाएंगे। और जितने मंत्री लोग हैं, अगर कोई भी मंत्री, राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, या स्वतंत्र प्रभार जिनको दिया गया, या कैबिनेट मंत्री हो, कोई भी मंत्री अगर करता है उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। क्लियर है? तो निजी विधेयक कौन होगा, तो ये मंत्री पद पर नहीं होंगे, तो सबसे सदस्य होंगे, लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य होंगे, पर मंत्री पद उनको नहीं मिला होगा या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। मंत्री परिषद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब इन चीजों को समझिएगा कि यह जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ एक्ट 1995 में लाया गया था। जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, उनको एक अधिकार दिया गया था। इसके पास बहुत से पावर है वक्फ बोर्ड के पास। न्यायिक निर्णयन है, या एडीएम डीएम को भी तलब करते हैं न्यायिक निर्णयन में अपने धार्मिक जो भी समस्या है उसको समाधान करने के लिए वक्फ एक्ट के माध्यम से चीजें करती है। दूसरा कि बहुत से जमीनों को वक्फ बोर्ड संपदा घोषित करने का इनको अधिकार दिया गया, जो लगातार चर्चा का विषय रहा है। देखिए, 1-2 दिन में आर्टिकल आएगा, हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, वक्फ बोर्ड अभी वर्तमान में सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति अर्जित करने वाली संस्था है। ध्यान रखिएगा, और इस कारण यह चीजों को लेकर थोड़ा सा विवाद का कारण भी बन जाता है। विपक्ष के सदस्य ने काफी शोर शराबा के बाद इसका विरोध किया, फिर भी क्या आखिरकार वोटिंग के माध्यम से इसे स्वीकार कर लिया गया कि इस पर चर्चा परिचर्चा होगी। अब ध्यान रखिएगा, यादव जी के द्वारा एक और बिल समान नागरिक संहिता पर चर्चा करने की बात की गई है, तो यह भी एक मामला है। तो देखिए, जल्द आने वाला है। अब देखिए, इनका कहना है कि वक्फ जो एक्ट है 1995 लोकतंत्र के प्रतिकूल है, यह देश की तमाम विधि व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए देश हित में से समाप्त किया जाना चाहिए। मामला यह है कि इनको यह जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में जो लोग शामिल होते हैं, उसमें ध्यान रखिएगा उनको कुछ न्यायिक अधिकार दिए गए हैं। न्यायिक अधिकार ऐसे अधिकार दिए गए हैं, साथ ही साथ एडीएम डीएम को तलब करने के, किसी भी मामले में तलब करने की शक्तियां दी गई है। अपना इनका अलग बेंच होता है चीजों को, मामलों को सॉर्ट आउट करने का। तो यही थोड़ा सा बातें हो रही है, इस पर हम चर्चा परिचर्चा जब लेख आएगा उस पर विशेष तौर पर करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है, इन मामलों में वोटिंग होगी और हम चर्चा परिचर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं।
तो आगे बात करेंगे। देखिए, और युक्ति आइस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए आप लोग। युक्ति आइस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत से टेस्ट आप लोगों को दिए जा रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी के टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, और किसी भी स्टेट के पीसीएस के टेस्ट है, स्टेट लेवल के यूपीएससी के टेस्ट है, रेलवे एसएससी सभी के टेस्ट है। आपको जो जरूरत है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर मुझे टेस्ट ये अवेलेबल है, अब अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो हमसे जुड़िए, प्रयास कीजिए नए नई चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। पीटी फैक्ट देखिएगा, आदित्य L1 अंतरिक्ष में भेजी गई सूर्य की किरणें, बिखरी किरणें, अर्थात अब अलग अलग स्पेक्ट्रम पर फोटो खींचा गया है, जिसमें सूर्य की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं। तो यह पहली बार हुआ, भारत ने पहली बार सफलता भी अर्जित की थी। हम लोग आदित्य L1 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। 15 लाख की दूरी तय करने के बाद आदित्य जो है सूर्य की L1 पॉइंट अर्थात लैग्रेंज पॉइंट जो होता है उस पर जाके वहाँ पर स्थापित हुआ, और सूर्य का जो परिक्रमा करते हुए उसके फोटो खींचेगा। इस पर उसका कोरोना का, उसके बाहरी आवरण का क्या करेगा, वो आकलन करेगा। यही चीजें हैं। अब ध्यान रखिएगा, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है, और L1 लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित यह वह स्थान होता है जहां सूर्य और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल का समान होता है। ध्यान रखिएगा, L1 क्या है, आपसे प्रश्न पूछेगा, ऑप्शन 4 दे देगा। तो यह केवल क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी जो है मान सबसे कम होता है, अर्थात समान होगा दोनों जगह। इधर से स्वर्ण का भी गुरुत्वाकर्षण इस बिंदु पर समान होगा, और इधर से पृथ्वी का। तो इस पॉइंट पर जाकर स्टेबल करके आदित्य एल को सूर्य का परिक्रमा करवाकर सूर्य के अध्ययन किया जा रहा है। इसे सिंपल से तरीके से समझने का प्रयास है। बाकी यहाँ पर लिखा गया है, आप इस फोटो को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 200 से 400 mn अर्थात माइक्रोवेव तरंगदैर्घ्य का रेंज का प्रयोग कर यह विभिन्न स्तरों, विभिन्न तरंगदैर्घ्य के आधार पर यहाँ फोटो खींची गई है, भेजा गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यह भी चर्चा हो चुका है। देखिए, एक चीज शराबबंदी केस स्टडी देखिएगा बिहार को लेकर। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी आपको नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो का रिपोर्ट यह कहता है कि देश में सबसे ज्यादा जहरीली शराब से मौत हुआ है बिहार में। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं केस स्टडी को लेकर जाता है। प्रशासनिक क्षमता की बात करता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करता है, उसके बीच के तालमेल की बात करता है, शासन प्रशासन में नियम कानून आधारित व्यवस्थाओं को कैसे लागू करने चाहिए उस पर चिंता या प्रश्न चिन्ह बड़ा खड़ा करता है, जिसमें आपको लगातार प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे कि शराबबंदी की नीति क्या सरकार की वास्तविक नीतियों का परिचायक माना जाएगा, या शराबबंदी क्या सरकार के द्वारा लिया गया अव्यवहारिक निर्णय है। यह भी प्रश्न लिया जाएगा, क्योंकि चीजों के जो लोग हैं उनके मानवीय जो मानव स्वरूप है, इच्छा है, उसके संदर्भ को छूता है। तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि नियम बनने से अधिक है कि धरातल स्तर पर क्या यह पूर्णतः लागू हो रहा है, यह इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप दहेज की बात करते हैं, दहेज लेना और देना दोनों गलत है, और दोनों के लिए आपको दंड का प्रावधान किया जाता है। तो क्या दहेज समाज से हट गया है? दहेज लेने की प्रवृत्ति वो अलग अलग मायने में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्तरों में कहीं ना कहीं आपको हर जगह मिल जाता है। हम और आप इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है, वो आप गिफ्ट के माध्यम से हो या अन्य माध्यम स्रोतों से हो। हमें इसके मामले में हर घर में, हर शादियों में, लगभग शादियों में ये मामला देखने को मिलता है। जब अडानी अपनी बेटी की शादी के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, उसके गिफ्ट आइटम के लिए बहुत से परिवार क्या कहते हैं, बंगलो देते हैं गिफ्ट में। बहुत से लोग अपने अपने हैसियत के अनुसार चीजें देती है, वह भी एक दहेज का रूप माना जाता है। हम उसे बस जस्टिफिकेशन कर देते हैं कि हमने उपहार दिया। ऐसे ही नियम बन जाने से यह कोई यह नहीं कह सकता है कि वो धरातल पर उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, अर्थात उसे समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, समाज में रह रहे लोगों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ही शराबबंदी का मामला है। शराबबंदी के मामले में ध्यान रखिएगा, बहुत से जनजातियों में क्या है, बिहार के कुछ जनजातियां हैं जहाँ शराब अनिवार्य है। तो क्या वो शराब को पीना पिलाना बंद कर देंगे? नहीं। देखिए, मैं शराब का समर्थक नहीं कर रहा, पर सरकार को इसके लिए स्टेप बाय स्टेप नीतियां अपनानी चाहिए थी, जहां तक मुझे यह लगता है। इसलिए शराबबंदी के मामले में आपको देखते हुए लगातार बिहार में
रिपोर्ट जो है वो इसके विपरीत आते हैं। अब यह बोला जा रहा है कि 2022 में रिपोर्ट जो आया है, अवैध और नकली शराब से जुड़े सबसे कम मामले सामने 29 मामले सामने पर मौतों के मामले में आंकड़ों के सर्वाधिक रहा। मामले तो अवैध और नकली शराब से जुड़े जो छापा मारे तो मामले कम थे, पर जो मौतें हुई सबसे ज्यादा हुई। जहरी शराब से पीने से लगभग 134 मौतें हुई, 98 मौतों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर, 90 की संख्या के बाद पंजाब, अर्थात बिहार, कर्नाटक और पंजाब तीन सर्वाधिक सूची में शामिल है। अब ध्यान रखिएगा, अवैध और नकली शराबों के 507 केस दर्ज हुए थे देश में, जिसमें 617 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 15 महिलाएं हैं, पर बिहार में एक भी महिलाएं की मौत नहीं हुई नकली शराब पीने से। अब ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को लेकर सरकार और शासन प्रशासन से प्रश्न पूछा जा सकता है, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। एक केस स्टडी है बिहार में भी। बिहार के पश्चिमी चंपारण मध्याह्न भोजन करने के बाद 74 बच्चे बीमार हुए, 4 गंभीर। अभी हाल ही में मैंने आप लोग से एक न्यूज कवर किया था, बिहार में मध्याह्न भोजन कराने के लिए पैसा नहीं, वो अलग विभाग के पैसे को इसमें ट्रांसफर किया जा रहा है मध्याह्न भोजन के लिए। तो यह एक मूल कारक भी हो सकता है, खाना का जो खाना खिलाया जा रहा है उसकी क्वालिटी बेस्ड नहीं होगी, या किसी प्रकार के और भी कारण हो सकते हैं, तो उसे जांच के लिए अभी भेजा गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी प्रश्न आपसे केस स्टडी के तौर पर पूछा जा सकता है कि जब हम मध्याह्न भोजन प्रोग्राम चला रहे हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, भविष्य के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो हम उसके लिए शासन प्रशासन को कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी समस्या आ जाएगी तो आप क्या कीजिएगा, तो यह सब इंटरव्यू का प्रश्न होता है, ध्यान रखिए। जैसे इंटरव्यू में आज मान लीजिए आज इंटरव्यू बोर्ड में लोग बैठे रहेंगे, तो आज यह न्यूज आएगा, तो इस प्रकार की घटना आपके क्षेत्र में हो जाए, एज ए प्रशासक के तौर पर आप क्या कीजिएगा, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है। आपको इस समस्या से समाधान निकालने के आपके आइडियोलॉजी को देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। देखिए, भूजल के स्तर में सुधार करते हैं तालाब, इसके लिए आपको केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिएगा, सक्रिय जल भूजल को लेकर संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 सामने आया है, उनके द्वारा दिया गया है। यह मूल्यांकन केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वार्षिक भूजल भूभरण अर्थात पुनः संचरण अर्थात रिसाइकलिंग उनका हो जाता है 449.08 अरब घन मीटर, अच्छा BCM जो होता है, जो 22 की तुलना में 11.48 BCM अधिक है, अर्थात पुनः संचरण हो रहा है, पुनः आपको जल भरण हो रहा है, जिससे हम रिसाइकिल कर पा रहे हैं, जल का खपत को कम किया। पर ध्यान रखिएगा है, पूरे वर्ष देश के लिए वार्षिक भूजल दोहन 241.34 BCM है, जो कुल भराव का 59.23%, जो देश की जलवायु परिवर्तन खतरे के चलते अनियमित बरसात और नदियों को उथले होने के लिए खतरा मंडरा रहा है। कुल मिलाकर बात आंकड़े यह कहते हैं कि हमें अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना होगा। 2 अप्रैल 2022 में प्रारंभ की मिशन अमृत सरोवर योजना, याद रखिएगा, देश के कुल 10,992 स्थानों का चयन किया गया, जिनके 83,727 स्थानों में काम किया गया। सरकारी आंकड़े के बताते हैं कि 68,258 तालाब बनकर तैयार भी हो गए। तालाब में सबसे उत्तर प्रदेश में है, जहां पर 14,613 तालाब बनकर तैयार हो गए। उसके बाद बिहार, ध्यान रखिएगा, बिहार दूसरा स्थान पर है। इस प्रकार के पीटी फैक्ट भी आपसे पूछ सकता है, 27-17 तालाब तैयार हो गए। यह मुख्य रूप से क्या होता है, जल स्तर को बनाए रखने में भूमिका अदा करती है, और साथ ही साथ प्राकृतिक वास को भी बढ़ावा देता है। जैसे जहां आप देखते होंगे तालाब, सरोवर या जहां पानी का जमाव होता है, उस प्रकार उस आसपास की जलवायु की स्थिति बेहतर होती है। पेड़ हरे भरे होंगे, पेड़ के हरे भरे होंगे, भूमि वहां पर कभी भी जल का अभाव नहीं होगा, भूमि उपजाऊ होगा। इन सब चीजों को लेकर तो हम समग्र रूप से सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, जिससे जल कॉन्सेप्ट है, जल का संरक्षण करना, वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और अमृत जो मिशन अमृत सरोवर योजना है, उस कहीं ना कहीं लाभ देगा। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन को, तो ध्यान रखिएगा। अब न्याय तंत्र में व्यापक परिवर्तन की बात हो रही है कि कैसे हम न्याय तंत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात हाल ही में जो संविधान दिवस हुआ था और माननीय राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आयोग नियुक्ति की बात की जा रही थी, उसी के संदर्भ में यह लेख आया है।
यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय एवं समृद्धि बढ़ेगी भारत की, वैसे वैसे न्यायालयों के ऊपर भी कार्य का दबाव बढ़ेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए न्यायपालिका न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल आवश्यकता न्यायाधीशों की नियुक्तियों को जो देरी है उसके लगता है उसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। बात यहाँ है किसी भी लोकतांत्रिक देश की मजबूती का स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होना ही पहली प्राथमिक शर्त माना जाए, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हमेशा देश के लोकतांत्रिक अनुरूप कार्य करता है। कुल मिलाकर बात यह कही जा रही है कि हम शासन प्रशासन को बेहतर प्रबंध करेंगे, बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाएंगे, राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को प्रदान करना चाहते हैं, जिसमें लोकतंत्र प्राथमिक होता है। लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है यही होता है, लोगों में शासन, लोगों के लिए शासन व्यवस्था करना, लोगों के लिए शासन होना और लोगों के द्वारा शासित होना। तो ध्यान रखिएगा, यह तीनों जो कॉन्सेप्ट है यह तभी शर्त पूरा करेगा जब न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ ठीक होगा। अगर किसी प्रकार के विवाद होंगे लोकतंत्र में, विवाद समाधान का कॉन्सेप्ट बेहतर होना चाहिए। यही हमारा मूलाधार भी माना जाता है। तो आगे बात करते हैं, इसी में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर युवा शक्तियों को न्यायपालिका में उसी प्रकार कैरियर बनाने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात की। तो इससे पहले क्या कोई आयोग इसको रिकमेंड कर चुका है? तो बिल्कुल किया है। नीति आयोग, विधि आयोग सभी ने इसके लिए रिकमेंड किया है कि समय के साथ अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे होते हैं उसी तरह न्यायिक सेवा गठन की बात करें। विधि आयोग की रिपोर्ट में भी यह बातें की गई है। पहली 8वीं और 116वीं रिपोर्ट कहता है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन एवं सिफारिश कर चुका है वो कि हाँ देश में न्यायिक सेवा होनी चाहिए। तो सोच के देखिए, पिछले सालों से 60 सालों से हमने इसकी रिपोर्ट का रिकमेंडेशन को अभी भी पेंडिंग रखा है। तो यह बात समझने में कि न्यायिक व्यवस्थाओं में सुदृढ़ करने के लिए तत्काल अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की दिशा में कदम उठाया जाए। इसके लिए सभी राज्यों में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों स्तर पर न्यायाधीशों के लिए प्रस्तावित केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली अपनाना होगा, जिसका लक्ष्य होगा संघ लोक सेवा आयोग के मॉडल के आधार पर समान न्यायाधीशों के भर्ती केंद्रीकृत करना होगा। सफल उम्मीदवारों को राज्य वार कार्यभार सौंपना होगा। वर्ष 1958-78 विधि आयोग की रिपोर्ट में ऐसी बातें की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर बात है कि व्यवस्थाओं में भी बात हो रही है। मांग क्यों उठ रहा है कि हम पेंडिंग हो, जैसे देश में अभी देखिए, प्रत्येक देश में स्थिति यह है कि प्रत्येक न्यायाधीश का औसतन 1350 लंबित मामले, अर्थात प्रत्येक न्यायाधीश को हम वर्ष देश के लिए बांट दें तो जितना केस देश में है 5 करोड़ के केसेस पेंडिंग है। तो प्रत्येक जज पर वर्तमान में 1350 मामले पेंडिंग है। तो यह मामला अगर और भी बढ़ता है तो न्याय समय पर पाना एक सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी, जो अभी भी है समस्या, आने वाले समय में और विकट हो जाएगी। तो इसको लेकर ध्यान रखिएगा, जो भी लंबित मामले हैं वो जिला 80% मामले, देश में लंबित अदालती मामलों में 80% अधिक मामला जिला और अधीनस्थ अदालतों के हैं। अर्थात लोअर कोर्ट जो है उसके मामले 80% है, 20% हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन संबंधों को लेकर जो न्यायिक नियुक्ति की बात हो रही है इसी स्तर की हो रही है कि जिला अदालतों अधीनस्थ अदालतों में जो न्यायिक प्रक्रिया नियुक्ति होती है या तो हाईकोर्ट के अधीनस्थ होता है और राज्यपाल के नेतृत्व में होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह चीज़ें कहीं ना कहीं बदलाव होनी चाहिए। उसके साथ साथ महिला की भागीदारी भी कमी है न्यायपालिका में, तो उसको लेकर समानता की स्थिति लाने के लिए भी न्यायिक आयोग की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था जो की जाती है नियुक्तियों में वो भी समग्र भागीदारी को बढ़ावा जाए। अभी भी इन पर आरोप लगता है कमोवेश या आदि कि भाई भतीजावाद इनके द्वारा किया जाता है, जैसे जजों के द्वारा भाई भतीजावाद का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है अपने लोगों के, फिर प्रशासनिक राजनीतिक दबाव भी रहता है अपने लोगों को नियुक्तियां करने के लिए। तो ये सब समस्याएं इसके साथ भी है। कुल मिलाकर बात यह किया जा रहा है कि जैसे जैसे भारत की आवश्यकता बढ़ेगी हम विश्व में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आय सृजित होगा, और आय सृजित होगा तो लोगों के पास जब आय होगा तो निवेश करने के लिए वो प्रेरित होंगे। तो निवेश के दौरान बहुत से आपको कार्य होंगे। जब लोगों के पास आर्थिकी आती है तो संसाधनों का बेहतर दोहन करने का क्या होता है, होड़ मचता। उसी बीच में यह विवाद क्रिएट होंगे, आपसी विवाद क्रिएट होंगे, जिसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी होता है। और इन समाधानों को समय के साथ प्रोवाइड कराना, समय के साथ न्याय कर देना, यह सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी राष्ट्र के लिए।
तो राष्ट्र में संवैधानिक व्यवस्थाओं को सृजित करने के लिए, लोकतंत्र के मूलाधार को जीवित करने के लिए आपको क्या चाहिए, न्यायिक व्यवस्थाओं को बेहतर करना होगा। और उसके लिए लोअर कोर्ट में जहां सबसे ज्यादा 80% केसेज है, जो प्राथमिक स्तर पर बहुत से ऐसे केस होंगे जो बिना इनरिलेवेंट होते हैं। हाल ही में बहुत से रिपोर्ट, जब किरण रिजिजू जी थे न्याय मंत्री, विधि मंत्री, तो उनके द्वारा क्या किया था, बार बार ये चीजें उठाई गई थी, तो हमने उस समय चर्चा भी किया था। तो आप उसे जाके वीडियो को देखिएगा, कितने मामले थे पेंडिंग पड़े थे। आप लोग की नोट्स जरूर देखिए, जितने की नोट्स है, लगभग 200 से आसपास की नोट्स आपको दैनिक जागरण के ऐप पर अपडेट है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के पैकेज में जाके उसे देखिए। अभी ऑफर चल रहा है 599 में, आप इतने मात्र 600 रुपया देकर आप सारे नोट्स को देख लीजिए, एक बार अच्छे से देखिए और उसे बार बार रिवाइज कीजिए। आपका 70% सिलेबस आपका कवर होगा। करेंट से रिलेटेड आपको पेपर 1 की बात हो, हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, और साथ में स्टेट पीसीएस के पेपर 2 की बात हो, पेपर 3 की बात हो, पेपर 4 में बात एथिक्स मोरालिटी की बात जहां होती है, केस स्टडी की बात होती है, तो पेपर 3 तक आपको 60 से 70% आपको कवर होगा। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को आपको लगातार करने की जरूरत है। 365 दिनों का, और यूपीएससी का कल रिजल्ट हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है, तो उनको बधाई, और आने वाले समय में इंटरव्यू में आप सफल हो और अंतिम रूप से उनका चयन हो, यही आशा की जाती है। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, 69 बीपीएससी का मेंस है, तो वो भी अभ्यर्थी अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर करे। और 70 के लिए हम लोग बैच बना रहे हैं, तो आने वाले समय में हम आपसे जल्द से जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। 1-2 मौद्रिक नीति आई है, उसे देख लीजिए, रेपो रेट सेम टू सेम रखा गया है, कोई बदलाव नहीं रखा गया। तो ये सब चीजें आपको पीटी फैक्ट के तौर पर देख लेना है। क्लियर है ना। देखिए, 4 माह में 600 अरब डॉलर पार कर दिया विदेशी मुद्रा, तो यह भी पीटी फैक्ट के तौर पर आपको याद रखनी चाहिए। 6.6 अरब डॉलर बढ़कर 604.04 अरब डॉलर पहुंच गया। तो पीटी फैक्ट में आपसे प्रश्न यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद एक और होगा पीटी फैक्ट, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। नहीं, खत्म हो गया। चलिए फिर कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं।